ओके तो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर का नाम है इक्वेशंस। एंड इजी चैप्टर है, आप लोगों ने स्कूल लेवल पे जो पढ़ा है वैसा ही है। थोड़ा बहुत इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी अलग कैटेगरी के आ जाते हैं, वरना ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़े कम चांसेस होते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो देखो जरा क्या लिखा है। इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन आपको याद होगा कितने टाइप की होती है। एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना, बाकी पॉलिनोमियल इक्वेशंस वगैरह भी होती हैं, बट हमारे सिलेबस में मेन जो फोकस करेंगे वो करेंगे लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस कराऊंगा हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, बट एग्जाम में इतने नहीं पूछे जाते वो। ठीक है ना, कम पूछे जाते हैं या फिर बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन प्रैक्टिकली बहुत इजी है तो उससे वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना प्रैक्टिकली थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस बन जाते हैं तो उससे वर्ड प्रॉब्लम्स कम पूछे जाते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो एक्सपेक्ट करो कि वो वर्ड प्रॉब्लम का आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एक्सपेक्ट करो कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, वर्ड प्रॉब्लम का नहीं आएगा। ठीक है जी, तो क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। बताओ जी क्या है इक्वेशन? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, मैं एक चीज लिख रहा हूं, बताओ ये चीज क्या है? आई लव यू। ओके, क्या है ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। बताओ जी ये क्या है? ये भी आई लव यू है। आई लव यू को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, पता है ना तुम लोगों को? अगर मैथ्स में लिखना हो तो 1 4 3 लिखते हैं। 1 4 3, एक लेटर, 4 लेटर्स और 3 लेटर्स। ये क्या है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्या मैं इसको इक्वेशन बोल दूं? नहीं। अगर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ इक्वालिटी, क्या समझना हमको? अगर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ इक्वालिटी तो फिर वो इक्वेशन होता है। अगर मैं लिखूं कि 140 + 3 = 143, अब ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? जिसमें एक इक्वल टू का साइन हो। तो क्या बताता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी पार्ट है वो दोनों इक्वल है। LHS = RHS। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ये क्या था? ये एक स्टेटमेंट था, तो ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ये तो एक इंग्लिश का स्टेटमेंट है, इंग्लिश स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बट ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी नहीं है। इसमें इक्वल टू का साइन कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसको भी हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको भी हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ये क्या है? ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ इक्वालिटी, इसमें इक्वल टू का साइन भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। तो इक्वेशंस क्या होती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती है, एकदम इजी। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू विच सेटिस्फाइज एन इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू बताना जो उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे। उस वैल्यू को हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को, क्या बोल दिया हम लोगों ने। देखो जी, समझो। आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, x + 4x - 3x + 8 = 0। क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है? बिल्कुल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर आपको x की ऐसी वैल्यू बतानी है कि LHS = RHS हो जाए। अच्छा, राइट हैंड साइड पे आपको 0 दिख रहा है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बनानी है? 0 बनानी है। x की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना दे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, अब बताओ जी x की ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं कि LHS RHS दोनों इक्वल हो जाए? बताओ, मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं कि LHS RHS इक्वल हो जाए? तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना सीखा है। आप क्या करते हो? x + 4x कितना होता है? 5x। 5x - 3x कितना होता है?
2x इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा -4। यानी कि अगर मैं x की जगह -4 लिखूं तो ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बोलेगी कि जी मैं LHF इक्वल टू RHF हो गई। क्या बोलेगी? मैं LHF इक्वल टू RHF हो गई। यानी x की ऐसी वैल्यू जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे उस वैल्यू को हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम में आता है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि रूट ऑफ द इक्वेशन में क्या करूं भाई मैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली उसमें x की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा यहाँ पे क्या मैं x की कोई और वैल्यू डाल सकता हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? x की वैल्यू में -4 के अलावा कुछ और डाल सकता हूँ क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, LHF इक्वल टू RHF करे? आंसर इज नो। यानी हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू हो सकती है जो LHF इक्वल टू RHF करेगी, दो वैल्यूज तीन वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो एक लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होता है, एक ही रूट होता है। ठीक है जी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर और सिंपल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल, अच्छा अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है तो मुझे बताइए इसमें x क्या है? x क्या है? वेरिएबल है। एक ऐसा अल्फाबेट जिसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इट कैन वेरी, वो कुछ भी हो सकती है। 4x में 4 क्या है? 4x में 4 क्या है? 4x में 4 क्या है? 4 है कोएफिशिएंट। 4 क्या है? कोएफिशिएंट। और x क्या है? वेरिएबल। 3x में 3 क्या है? कोएफिशिएंट। x क्या है? वेरिएबल। 8 क्या है? 8 एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। आप 8 को ये नहीं बोल सकते 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 8 ही रहेगा, इसलिए वो क्या है? कांस्टेंट है। बोलते नहीं दोस्त ही इज माई कांस्टेंट, यानी मेरे साथ हमेशा रहता है ये। ठीक है ना, हमेशा ही रहता है, तो कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। एक होता है वेरिएबल कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती रहती हैं। ठीक है जी। तो ये वेरिएबल्स है x x x, 4 और 3 कोएफिशिएंट है, 8 जो है वो कांस्टेंट है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 हो, कितनी हो? 1, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब एक इक्वेशन है क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है और इसमें एक वेरिएबल है x और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है हमको? 1। तो ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक ही सोल्यूशन होता है या एक ही रूट होता है। और लीनियर इक्वेशन का दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल इक्वेशन। तो जी जो हमने बोला उसी को पढ़ लेते हैं। अ सिंपल इक्वेशन इज वन अननोन x इन अ फॉर्म ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन क्या होती है? सिंपल इक्वेशन इन वन अननोन x इज इन अ फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन क्या होती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। सिंपल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सिंपल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट, वो कैसा होता है? ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जिसमें a क्या है? कोएफिशिएंट, x क्या है? वेरिएबल, और b क्या है? कांस्टेंट। a एंड b आर अननोन कांस्टेंट्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a और b दो अननोन कांस्टेंट है यहाँ पर, जिसमें a और b, a की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 गई तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। अब क्या इसको हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। वेरिएबल भी तो होना जरूरी है। ठीक है ना, वेरिएबल होना जरूरी है तभी वो एक लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो और उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। तो वेरिएबल होना भी जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये इक्वेशन है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होना भी जरूरी है एक लीनियर इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिंपल। ठीक है ना, बात समझ आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देखिए। अ सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, दैट इज x हैज ओनली वन वैल्यू। एक सिंपल इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक ही रूट होता है, यानी कि x की एक ही वैल्यू हो सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर x की वैल्यू ये भी आ सकती है वो भी आ सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगला आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। क्या मतलब है इसका? अब यहां पर क्या होगा? होगी तो लीनियर इक्वेशन, बट उसमें दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो वेरिएबल्स।
यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन चैप्टर के अंदर हमें दो टाइप की इक्वेशन पढ़नी है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन के अंदर फर्दर हमें सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल्स ये पढ़ना है, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो अभी हम लोगों ने पहले तो समझा इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। फिर हमने समझा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। सिंगल सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम सिंपल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और टू वेरिएबल वाली को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये इस तरीके की हो जाती है। तो वही पार्ट हमने यहाँ पे देखा, क्या बोला इसने कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, टू और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू और मोर वेरिएबल्स आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे आपको देखो दो इक्वेशंस दिखेंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि a1 और a2 0 नहीं होने चाहिए एंड b1 और b2 भी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गए तो फिर वो इक्वेशन, फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। a एंड b आर नॉन जीरो कोएफिशिएंट एंड c इज अ कांस्टेंट। a और b जो है ये क्या है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है, कोएफिशिएंट्स है, और c जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब अगर आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं, दो इक्वेशंस, तो इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, स्कूल में आपने सीखे भी होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि कौन कौन से मेथड होते हैं। अगर हमें सॉल्व करना आता है तो बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो हम अच्छे से जानते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो इसी को हम समझ के सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ये हमने एलिमिनेशन मेथड और भी बहुत जगह मैथ्स में यूज़ किया है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं यूज़, अभी मैं आपको बता देता हूँ एक और बार। एक बना लेते हैं, एक बना लेते हैं, एक इक्वेशन है, लेट्स से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ठीक है। ओके, मुझे याद रखनी है बट ये चीज़ें। फिर मैं लिखता हूँ एक x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्या बोलूँगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। और अब पहली इक्वेशन इसके नीचे एज इट इज लिख देते हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, माइनस माइनस माइनस, तो 2x माइनस 2x कट गया, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, और 28 माइनस 14 कितना होता है 14, तो y कितना आ जाएगा 2.8, ये आ जाएगा। अगर y 2.8 आ गया तो x निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं, बताओ जी x क्या होगा। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2.8 इज इक्वल टू 14, तो x कितना हो जाएगा 14 माइनस 8.4 अपॉन 2, तो ये कितना जाएगा 5.6 अपॉन 2 यानी कि 2.8। तो जी x भी 2.8 आ गया और y भी 2.8 आ गया, ठीक है जी। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, इजी होता है एकदम, करना जानते हो आप लोग इसको तो।
कुछ और भी कर सकते थे आप लोग। देखो बता देता हूँ आपको। आपको कुछ ऐसा सोचना होता है कि अगर ये 2x है तो ये भी 2x बन जाए, कट जाए। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो और क्या कर सकते थे? आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो ये 3 और 4 12 हो जाता, ये 3 और 4 12 हो जाता, तो 12 और 12 कट जाता, फिर सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे क्या है, मुझे दोनों इक्वेशंस को एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो मैंने अप्रोच को यूज ना करके मैंने क्या बोला, सीधा सीधा दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आसान, कम ज़्यादा आसान हो जाएगा। आ रही है बात समझ? ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे 2x डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मुझे दोनों इक्वेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सारे मेथड से आंसर सेम आएगा, आप कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, मेथड कोई भी हो आंसर हमेशा सेम आता है। चलिए जी, अगला जो पार्ट आता है वो आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इक्वेशन क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वेरिएबल हो, ठीक है ना, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि 5x² प्लस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी हम लोगों को आना चाहिए। हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसमें हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड। अच्छा, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व नहीं हो पाती। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व, ये वाला तरीका, ठीक है ना, सीधा सीधा x की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, ये तरीका भी हम लोगों को आना चाहिए। क्लियर है? जल्दी से सीख लेते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आधे घंटे में, फिर हमें सिर्फ क्वेश्चंस करना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है इसको आप काट सकते हैं, हमारे सिलेबस में पहले हुआ करता था बट अब नहीं है। मैं हर बार सोचता हूँ कि इसको बुक से हटा दूंगा बट मैं भूल जाता हूँ। जब आपका CA-CPT होता था ना, एक टाइम पे CA-CPT होता था, तब ये उसके सिलेबस का पार्ट था। जब से CA फाउंडेशन हुआ है तब से एक चीज़ हट चुकी है सिलेबस में से। CA-CPT पहले होता था जब लॉजिकल रीजनिंग नहीं था आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में मैथ्स था और स्टैटिस्टिक्स था 50-50 नंबर का। फिर CA फाउंडेशन में कन्वर्ट किया गया, लॉजिकल रीजनिंग लाया गया, तो कुछ कुछ चीज़ें कटवा दी गई जिसमें से ये भी था एक। आइए जी, तो हमें क्या पता है इक्वेशन क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। और अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसमें आपको दिख रहा है वेरिएबल्स है x और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो उसको सॉल्व करने पे क्या बचेगा बताइए? ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, b की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो कुछ और होगी, अगर 1 है तो ये x रह जाएगा, अगर 2 है तो 2x हो जाएगा, 3 है तो 3x हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड या अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड या फिर अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? जिसमें एक ही वेरिएबल होता है और उसकी पावर 2 होती है। ठीक है ना, ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं होता जिसकी पावर 1 हो, उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये था, इसके अंदर वेरिएबल था x और इसकी पावर क्या थी 2, कोई और वेरिएबल है क्या? नहीं है, बट यहाँ पर x और x, एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है, दो वेरिएबल्स आ गए, x और x, x² और x, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी। चलो आगे देखते हैं।
अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। अभी तक तो वही था, थोड़ा बोरिंग बोरिंग, बट अच्छे से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग है। A quadratic equation has two roots, very important. A quadratic equation has two roots, very very important. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ। यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x होता है उसकी ऐसी दो वैल्यूज लिखी जा सकती है जिससे LHS इक्वल टू RHS हो जाए, ठीक है ना। करके देखते हैं, करके देखते हैं जल्दी से। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से बताओ। क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है x जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड। कैसे करते हैं उसको? आपको ये जो माइनस 8x है इसको दो हिस्सों में बांटना है, और वो दो हिस्से ऐसे होने चाहिए कि उनको ऐड करने पे माइनस 8x है और मल्टीप्लाई करने पे 1 मल्टीप्लाई बाय 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर है। कैसा है 16x स्क्वायर? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1x स्क्वायर कितना होगा? 16x स्क्वायर होगा। प्लस का साइन यहाँ पे भी है, प्लस का साइन यहाँ पे भी है, तो आंसर जो है मल्टीप्लाई करने से प्लस में आना चाहिए और ऐड करने से माइनस 8x आना चाहिए, ठीक है ना। अब कैसे तोड़े इसको, देखो 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 4x कितना होता है? माइनस 8x, और माइनस 4 इंटू माइनस 4 कितना होता है? प्लस 16, और x इंटू एक्स कितना होता है? x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर। लो जी, हो गया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब क्या करेंगे हम लोग, बताइए अगला स्टेप क्या होता है? कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में क्या कॉमन है? x कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x माइनस 4। यहाँ पर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 4। देखो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x आ गया, माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x आ गया, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें बताओ क्या कॉमन है? x माइनस 4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 4। अगर ये वाला x माइनस 4 और ये वाला x माइनस 4 मैं कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट ओपन करूँ, तो यहाँ का x बचेगा, यहाँ का माइनस 4 बचेगा, और ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4,4। ओके जी, बात समझ आ गई आपको? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। अगला देखो, अगला देखो, हमें क्या करना है? हमें सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें क्या निकालना है? रूट ऑफ x निकालना है। बताओ जी क्या करें? माइनस 24 को दो हिस्सों में बांटो कि ऐड करने से माइनस 24x है और मल्टीप्लाई करने से 135x स्क्वायर है। बताओ जी वो दो हिस्से क्या हो सकते हैं? ऑप्शन से चेक करें एक बार। 9 और 6 का एडिशन कितना होता है? 15, 24 तो नहीं होता। 9 और 15 का एडिशन क्या होता है? 24, और 15 और 6 का एडिशन कितना होता है? 21, यानी मुझे दिख रहा है कि 24 इसी से आ सकता है, ये जो बीच वाला 24 है इसी से आ सकता है। तो मैं लिख देता हूँ माइनस 9x माइनस 15x, तो बताओ क्या ये माइनस 24x हो जाएगा? और माइनस 9 इंटू माइनस 15 कितना होता है? 135, और x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर, देखो 135x स्क्वायर भी हो जाएगा। देखो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन से हिंट मिल सकता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का हिंट आपको मिल सकता है। मिल के हम लोगों ने ढूंढ लिया हिंट। अब बताओ इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है? 15, तो x माइनस 9 आ गया यहाँ पर, माइनस 15, x माइनस 9 आ गया यहाँ पर। देखो x माइनस 9 अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? x माइनस 15 बचेगा। तो x की दो वैल्यूज हो गई क्या? एक 9 और एक आ गई, तो जी आ गया। हमें देखो देखा जाए तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी है, मुझे यहीं से दिख रहा था कि 9 और 15 आंसर आएगा, क्योंकि 9 और 15 को ऐड करने से ही 24 आ रहा है। बात समझ आ गई ना आप लोगों को? तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये तो हो गया पहला तरीका, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें जो मिडिल टर्म होता है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, इसलिए इसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बोलते हैं। बट एक तरीका और भी होता है, और वो होता है सीधा सीधा वैल्यूज पुट करना। क्या होता है इसका फॉर्मूला याद है? याद आ गया? याद आ गया? क्या होता है बी, क्या होता है ए, क्या होता है सी? पता है, याद है आप लोगों को? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है हमारी। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है इसको हम a बोलते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है इसको हम b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है इसको हम c बोलते हैं। तो a, b और c की जो वैल्यूज होंगी 1, -24 और 135। लो जी, x निकालो। माइनस b का मतलब क्या हो गया? -24 यानी कि +24 माइनस b, और b कितना है? -24। तो -24 कितना हो जाएगा? +24 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, पता 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 135, 4ac, बताओ कितना आएगा? 540 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1 इज 2। 576 माइनस 540 कितना होता है? 36, और रूट ऑफ 36 कितना होता है? 6। तो 24 प्लस माइनस 6 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब x की आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, तो वो दो वैल्यूज क्या होंगी बताइए? एक होगी 24 प्लस 6 अपॉन 2, एक होगी 24 माइनस 6 अपॉन 2। ये कितना आ गया? 15, और ये कितना आ गया? तो जी सेम आंसर आ गया। आ गई बात समझ? ठीक है जी। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा तरीका। अगर तो आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है वो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकता है, तो आप प्रायोरिटी इसको ही देना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को, इससे जल्दी आंसर आता है। बट अगर बाई चांस की बात है, आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा कि मैं बीच वाले टर्म को दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करूं कि ऐड करने से बीच वाला टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करने से दोनों एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, तो फिर आप इस वाले मेथड को फॉलो कर सकते हो। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो आपको प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को, क्योंकि उसका आंसर जल्दी आ जाता है। बट अगर आप उसमें अटक रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे स्प्लिट करूं मिडिल टर्म्स को, तो फिर आप इस मेथड को यूज करके आंसर निकाल सकते हो। बात समझ आ गई? एकदम इजी। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको हम पता है क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट हमें बहुत सारी चीजें बताता है अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन क्या है? ये है, दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं x की जो अगर मैं पुट करूं यहां पर तो LHS इक्वल टू RHS हो जाए। प्रूफ करें क्या इस चीज को? बताओ जी, हमारी x की दो वैल्यूज क्या क्या आ रही है? 9 और 15। अब देखो, आप इस इक्वेशन में 9 पुट करके देखो x की जगह, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 24 इंटू 9 कितना हो गया? 240 माइनस 24, 216, ठीक है ना, प्लस 135। तो बताइए 135 प्लस 81 कितना होता है? हाँ, करके देखो, सेम आएगा एक बार। हो सकता है मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 216 यार है ये, 135 प्लस 81, 216 और माइनस 216 आ गया 0। तो देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कौन सी वैल्यू होती है? x की वो वैल्यू जो LHS इक्वल टू RHS कर दे। अब दूसरा देखो 15, अब इसमें 15 डालोगे तब भी LHS RHS इक्वल हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा? 360 प्लस 135। तो जी 135 और 225 को ऐड करोगे तो कितना आएगा?
360 माइनस 360 कितना होगा 0, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये भी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। तो ये जो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है ना, ये इसकी कुछ बातें होती हैं जो हमें डी बताता है, यानी डी हमें पहले ही बता देता है कि जो सोल्यूशन आएगा इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा। अभी हम क्या बोल सकते हैं कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है फिर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, क्या ये रियल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, रियल नंबर है। क्या ये अनइक्वल है? बिल्कुल अनइक्वल है, 15 और 9 इक्वल थोड़ी ना है, अनइक्वल है, ठीक है ना। ये रियल नंबर है और ये अनइक्वल है। और क्या बोल सकते हैं इनके बारे में हम? ये रैशनल है या इरैशनल है? बताओ, रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल है। इरैशनल कौन से नंबर होते हैं? जो रूट के अंदर आते हैं, रूट के अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 8, रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 9 और रूट ऑफ 4 इरैशनल नहीं होते क्योंकि उनको लिखा जा सकता है 2 और 3। तो ये क्या है? रैशनल भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लूं और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो? ग्रेटर देन 0, और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। और आपको दिख भी रहा है ये रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है, ठीक है ना। और देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ क्या रहा है, दिख रहा है आपको? 36 आ रहा है। 36 ग्रेटर देन 0 है और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, दिख रहा है आपको? 36 एक परफेक्ट स्क्वायर भी, यानी कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर 36 होता है और एक ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि लिखी हुई है यहाँ पे देखो। डिस्क्रिमिनेंट डी किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो हमारे आंसर आएगा उसका नेचर, उसका नेचर क्या होगा। तो क्या बोलता है कि अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, डी मेरा ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। क्या होंगे? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट इक्वल टू 0। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि डी इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। डी इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, डी अगर 0 से बड़ा है बट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो मेरे रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। रियल, इरैशनल। देखो क्या फर्क आया, यहां पर था रैशनल और यहां पे क्या है? इरैशनल। अच्छा, अगर मेरा डी जो है वो एग्जैक्टली 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। और ये था हमारा पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर। ये देखो यहाँ पर आप निकालो, यहाँ पर आप डी निकालो, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालो, जल्दी से निकालो। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालो। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ बी कितना है इसके अंदर? -8। 4ac क्या आ गया? 64 माइनस 64 यानी कि 0, यानी डी मेरा कितना आ रहा है? 0। तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? ये आ रहे थे 4,4 रियल एंड इक्वल। अगला देखो, एक काम करते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं लोग। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है, वही है, ये तो किया था हमने। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, देखो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आए थे? रियल एंड इक्वल। तो हम बोल देंगे रियल एंड इक्वल। ये रहा, हम क्या बोल देंगे? रियल एंड इक्वल, ठीक है ना, रियल एंड इक्वल, ठीक है जी। बाकी जगह देखो अनइक्वल 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 लिखा है तो बिल्कुल गलत है। कैसे बताया हमने? इसमें डी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, इसलिए बताया। यहाँ पे बताओ डी की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4 3 12 4 48,
कितना रही है? 16। 48 प्लस 6 कितना होता है? 54। 54 प्लस 10 कितना होता है? 64। बताओ जी ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। प्रूफ करके देख लें क्या? प्रूफ करके देख लें। बताओ जी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करो। 8x को ऐसे दो हिस्सों में बांटो कि ऐड करने से 7 है, सॉरी मल्टीप्लाई करने से 7x स्क्वायर है और ऐड करने से -8x है। बताइए जी। -7x -x बोल दूं? इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है? -8x। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? -7 इंटू -1 कितना होगा? +7। और x इंटू एक्स कितना होगा? x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। तो 4 312। मैंने गलत कर दिया, सॉरी। मुझे इस तरीके से इनको करना है कि ऐड करने से -8x है और मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर। तो बताइए कैसे आ सकता है ये? 4 + 4 से 8 तो आ जाएगा, बट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। 4 3 4 3 8 तो 8 नहीं आएगा ना उससे? 6 2। वेरी गुड। -6x -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -6x और -2x कितना होगा? -8x। और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 12x स्क्वायर। तो ये देखो 3 4 से 12x स्क्वायर है जी। 3x कॉमन ले लेते हैं तो x -2 आ गया, -2 कॉमन ले लेते हैं, x -2 अगेन आ गया। तो 3x -2 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 कॉमा, बताओ ये नंबर क्या है? रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये तो ऑटोमेटिकली p/q दिख ही रहा है हमको, तो ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना? इरैशनल नंबर p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। बात समझ आ गई आपको इसकी? ठीक है ना? अब अगला वाला बताओ। इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, यानी जो d है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो बताओ रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, हम पढ़ोगे। अगर d 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। अगर d ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है और एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर d स्मॉलर देन 0 है तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी या फिर नॉट रियल। अच्छा, d स्मॉलर देन 0 का मतलब पता है क्या होता है? नेगेटिव। d क्या है? नेगेटिव। अगर मेरा d नेगेटिव है, खुद सोच करके देखना, अगर मेरा ये चीज नेगेटिव है तो क्या किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। इसलिए बोला जाता है कि रूट्स क्या हो गए? इमेजिनरी, नॉट रियल। यानी ऐसे नंबर्स जो इमेजिनरी, इमेजिनेशन में ही आ सकते हैं बट रियली ऐसे कोई नंबर्स नहीं होते। क्लियर हो गई बात? मैं आपको एक चीज और बताऊं। अगर आपका d एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है तभी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो सकता है। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है बट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 0 भी नहीं है तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म होगा भी नहीं, यहाँ पर कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर आपको देखना है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप d निकाल करके देख लो कितना है। अगर तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर वो 0 है, यानी उसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो सकता है। बट अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 0 भी नहीं है तो उसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी बात एकदम है, और इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? b²
माइनस 4ac, 49 माइनस 48 1, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसमें तो हो सकता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इस पर करके दिखाइए, बी स्क्वायर माइनस 4a 16 माइनस माइनस 8 यानी 16 प्लस 8 कितना हो गया 24। 24 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, यानी इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी करके देख लो, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं कर पाओगे, इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आप लोग नहीं कर पाओगे, चाहे कोशिश कर लो बैठ करके। मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x स्क्वायर है और ऐड करने से माइनस 4x है, ट्राई करना चाहोगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, एक ही तरीका बचा, फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आइए जी, माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 4 पहले लिख लेता हूँ, a कितना होगा 2, b कितना होगा माइनस 4 और c कितना होगा माइनस 1। ठीक है जी, तो माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 4 हो गया प्लस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी अभी हमने निकाला था कितना आ रहा था 24 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 लिख दूँ यहाँ पे 4। और जी आगे सॉल्व करें इसको, कैसे करेंगे बताइए? रूट ऑफ 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2√6। बताओ जी 2√6 का स्क्वायर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और √6 मल्टीप्लाई बाय √6 6, 4 इंटू 6 24। मैं क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस माइनस 2√6 अपॉन 4। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 प्लस माइनस √6 अपॉन 4 बचेगा, यानी कि 2 प्लस माइनस √6 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 2 प्लस √6 अपॉन 2 और एक आ जाएगी 2 माइनस √6 अपॉन 2। और आपको दिख रहा है ये क्या है, कि इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो रूट्स क्या आएंगे इसके, क्या है ये? रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है ना? तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर d ग्रेटर देन 0 है बट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे? रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। आ गई बात समझ? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इस पर हमने ज्यादा ध्यान लगाया है। अगला देखो क्या लिखा है, इफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। देखिए जी, हमारे पास एक क्वेश्चन था बहुत बढ़िया वाला, क्वेश्चन हम लेके चलते हैं 34th। ठीक है ना? जल्दी से बताइए 34th क्वेश्चन के जो दो रूट्स ऑफ इक्वेशन थे वो क्या थे? 9 और 15। मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूं, मुझे बताइए सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स क्या होगा और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? बताइए। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 24। यानी मुझे इन दोनों रूट्स को यानी इन दोनों सोल्यूशन को ऐड करना है, सम यानी कि ऐड। अब प्रोडक्ट क्या होगा? 130, यही होगा। अब अगर मुझे लेट से वाली इक्वेशन नहीं गिवन होती, मुझे गिवन होता कि एक इक्वेशन है जिसके ये दो रूट्स हैं, नाउ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही होगी? तो उसका फॉर्मूला क्या है पता है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। पुट करते हैं वैल्यूज, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, सम ऑफ रूट कितना है 24, तो 24x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 135। क्या यही मेरी इक्वेशन थी? यही थी, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है तो आप उसे इक्वेशन बना सकते हो। पहले तो क्या करो, दोनों ही रूट्स को ऐड कर दो, दोनों ही रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन में पुट कर दो। बात समझ आ गई आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है जी, बताओ जी किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। एनी डाउट्स? आर्यन, अनुज, आशीष, भावना, हर्ष, काजल, निशा, प्रभात, संदीप, सौम्य,
एनी डाउट्स? फटाफट बताइए यार, लिख करके बोल करके कैसे भी बताओ। ओके हाँ, 3:30 to 4:30 इंग्लिश की क्लास। ठीक है जी, तो देखो हमारा चैप्टर जो है ना फिनिश हो चुका है। हमारा चैप्टर क्या हो चुका है? फिनिश। हाँ, तो वो मैं बाद में करा दूंगा अगली क्लास में। मुझे 2-3 क्वेश्चन कराने हैं, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, ये सॉल्व करने में लेंदी होती है। हमें पता है कि हमारा सी फाउंडेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो 1 नंबर को जस्टिफाई नहीं करती, तो इसलिए कम पूछी जाती है। बट अगर स्टिल आ गई तो आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, तब कर पाओगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, और ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज बची है इसके अंदर, क्या है? सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का क्या मतलब हो गया? एक्स की 2 वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड कर दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या मतलब हो गया? एक्स की 2 वैल्यूज आई हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यही होता है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब। अब ये क्या बोल रहा है, इनको आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। देखिए जी, सुनो ध्यान से सुनना सारे बच्चे। क्या बोलता है लॉ? मैथमेटिक्स का लॉ बोलता है कि अगर मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन है, बताओ सम ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि रूट क्या होगा, रूट क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि सम ऑफ रूट क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a। सही जी, -b/a, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -24। तो -24/a बताओ कितना होगा? a की वैल्यू क्या है? 1, 24 आ जाएगा। और c/a यानी 135/a कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। देखो यही आ रहा है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिख गया आपको? तो हम अगर एक इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे ये पूछा जाए कि फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आपको इसको सॉल्व करके पहले रूट्स निकालने के बाद उनको ऐड करने और मल्टीप्लाई करके बताने की, आंसर बताने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ये इक्वेशन आई है और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो बच्चे क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, दोनों आंसर निकालेंगे 9 और 15, फिर उनको ऐड करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर पर टिक करेंगे। क्या इतना करने की जरूरत है? नहीं। अब सीधा सीधा क्या करो, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि यहाँ पर a b c ढूंढो, क्या है? 1 -24 और 135, -b/a की वैल्यूज डालो, c/a की वैल्यूज डालो, लो जी आंसर डायरेक्टली आ गया। आपको x की वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आ गई ना बात समझ? लो जी खत्म। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a, है ना? एकदम ईजी। और जी चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम जल्दी से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो इजी है और उसमें वर्ड प्रॉब्लम थोड़े ज़्यादा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कर लेते हैं। 33 क्वेश्चन तो हो गया हमारा, 33 के बाद 34 भी हो गया, 34 के बाद आइए 35, क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। देखो कितना सुपर इजी क्वेश्चन है ये। सॉल्व इक्वेशन z⁻10 -33 z⁻5 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वो इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 हो, इसमें तो 10 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। बट इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे? लेट z⁻5 इज इक्वल टू x। तो मुझे बताइए z⁻10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? z⁻5 टू द पावर 2, ये भी तो z⁻10 ही है। क्या मैं इसको x² लिख सकता हूँ? z⁻5 हो गया x और पावर 2 हो गया x²। तो z⁻10 को क्या लिखा जा सकता है? x² -33x
प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। z टू दी पावर 5 को लिख दिया मैंने x, z टू दी पावर 10 को लिख दिया मैंने x स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज है। अब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। x कॉमन लिया, x माइनस 32 आ गया, फिर 1 कॉमन लिया, x माइनस 32 आ गया। तो x की वैल्यूज क्या आ गई, x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया 1 और एक आ गया 32। क्या हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? नहीं, हमें तो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या पता है, z टू दी पावर 5 इज इक्वल टू x है और x की वैल्यू एक तो 1 है, और z टू दी पावर 5 इज इक्वल टू x और x की दूसरी वैल्यू 32 है, ठीक है ना। यानी मैं बोल सकता हूँ z टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 5। तो z की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 5 और 5 कट गया, z इज इक्वल टू 1 आ गया। बात समझ आ गई। हमने इंडिसेस चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बीच में इक्वल टू का साइन है और पावर सेम है तो बेस भी हमेशा सेम होंगे। इसी तरीके से इसका बता दिया जाए मुझे क्या हो जाएगा, मैं 32 को क्या 2 टू दी पावर 5 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। क्या मैं 32 को 2 टू दी पावर 5 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। देखो बीच में इक्वल टू का साइन है, पावर भी सेम है, यानी बेस भी सेम होंगे, यानी z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो z की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 2। लो जी, ये ऑप्शन आ गया। जल्दी से बताओ समझ आया क्वेश्चन, फटाफट लिख लो अगर लिखना है तो। मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, z टू दी पावर 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, z टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1, z टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 5, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1। पहला, z टू दी पावर 5 इज इक्वल टू x, मैंने लिखा था लेट x इज इक्वल, लेट z टू दी पावर 5 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू एक और क्या आई है 32, विच कैन बी रिटन एज 2 टू दी पावर 5, यानी कि z टू दी पावर 5 कैन बी रिटन एज 2 टू दी पावर 5, देयरफॉर z इज इक्वल टू, है ना, पावर सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन यानी बेस भी सेम हो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, लेट z टू द पावर 5 इक्वल टू x, तो z टू द पावर 10 को लिखा जा सकता है कैसे, z टू द पावर 10 को लिखा जा सकता है कैसे, z टू द पावर 5 टू द पावर 2, z टू द पावर 5 क्या है x है, तो z टू द पावर 5 की जगह लिखा x, स्क्वायर की जगह लिखा स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो गया z टू द पावर 10, तो मैंने z टू द पावर 10 जो था यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दिया x स्क्वायर लिख दिया, z टू द पावर 5 की जगह क्या लिख दिया x लिख दिया, -33 एज इट इज प्लस 32 एज इट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब क्या फायदा हुआ मुझे, अभी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है और इसको सॉल्व करना मुझे आता है। ओके आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, सबसे मुझे परमिशन दे दो सारे बच्चे, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सब परमिशन दे दो मुझको, फिर मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से बताओ आगे बढ़ जाओ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले तो समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसके अंदर x की दो वैल्यूज निकालना, और वो दो वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिनको पुट करने से LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरी देखो z की दो वैल्यूज आई 1 और 2, z की दो वैल्यूज आई हैं 1 और 2, अगर मैं z की 1 और 2 वैल्यू इसके अंदर पुट करूँ, इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँ, तो मेरा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है ना। करके देख लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो z टू दी पावर 10 यानी 1 टू दी पावर 10 1 होगा, -33 मल्टीप्लाई बाय 1 टू दी पावर 5 1 होगा, प्लस 32
देखो ये 0 आएगा, 32 + 1 - 33 इज 0। और इसी तरीके से अगर आप z की जगह 2 पुट करोगे तो 2 टू द पावर 10 पहले तो बताओ कितना होता है, ये होता है 1024 माइनस z टू द पावर 5, ये होता है 32, और 32 मल्टीप्लाई बाय 33 ये होता है 1056 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो देखो 32 + 1024 कितना हो जाएगा, 1056, तो माइनस 1056 प्लस 1056 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, x की वो दो वैल्यूज निकालना जो अगर हम पुट करें तो आंसर LHS इक्वल टू RHS हो जाए। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड हो गया जो मैंने इस क्वेश्चन में किया है, और एक हो गया ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो रेड कलर में हाईलाइटेड है, रेड कलर में हाईलाइटेड है ये फॉर्मूला। ये दो ही तरीके होते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के, है ना, और कोई तरीका नहीं होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। आपको दिख रहा है इसमें एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। पैटर्न शुरू किससे हो रहा है, 4, फिर आता है प्लस, फिर 1/, फिर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 + 1/, फिर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 + 4/। ठीक है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो है ये x के बराबर है। अब अगर मैंने x की वैल्यू निकाल ली, यानी मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, बात समझ आ रही है ना, अगर मैंने x की वैल्यू निकाल ली यानी कि मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे एक जल्दी से बताना, ये चीज़ मैं आपको पहले भी पूछ चुका हूँ। मुझे एक बात बताइए, जो मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या हो गया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा हूँ मैं। ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, ये क्या है, x है, क्लियर है। और अब जो मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ और जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, क्या उसमें कोई फर्क है? जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है और जो मैंने रेड में हाईलाइट किया उसमें कोई फर्क है? जो येलो में हाईलाइट हुआ है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 4, फिर आया प्लस का साइन, फिर आया 1/, फिर जो रेड में हाईलाइट किया है वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, 4 + 1/4 + 1/, यानी ये जो येलो वाला पोर्शन है और जो रेड वाला पोर्शन है उसमें 1% का भी फर्क नहीं है, 1% का भी फर्क नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 4 + 1/, क्या इस चीज को भी मैं x बोल सकता हूँ? क्योंकि आपने ही बोला कि सर येलो वाला पार्ट अगर x है तो रेड वाला पार्ट भी x है, तो मैंने x इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट x के बराबर है तो मैं लिखने की कोशिश करी 4 + 1/, फिर रेड वाला पार्ट भी x के बराबर है तो मैंने रेड वाले पार्ट की जगह x लिख दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, x इज इक्वल टू, x ले लिया एलसीएम तो आ गया 4x + 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इज इक्वल टू 4x + 1, फिर 4x और 1 को LHS लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 4x - 1। समझ आ गई आपको बात? अब मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हो सकता है? बताइए। हमें क्या पता है कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर आती है, परफेक्ट स्क्वायर, या फिर d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है, सिर्फ इन दो सिनेरियोज में ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकता है। d की वैल्यू क्या आ रही है बताइए जी, b² यानी -4 का स्क्वायर, b² - 4ac, कितना जाएगा ये, 20। क्या 20 ग्रेटर देन 0 है? हाँ जी है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आंसर इज नो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 20 होता हो, ठीक है ना, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसका नंबर, जिसका स्क्वायर 20 होता हो। यानी हमें क्या पता चल चुका है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। और हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है जी, आइए जी अब नॉर्मल तरीके से x की वैल्यू निकालते हैं। फिर नॉर्मल तरीका यानी कि वो फॉर्मूला बड़ा वाला,
माइनस बी की जगह क्या लिखूंगा? अच्छा उसमें ए क्या है? ए है 1, बी क्या है -4 और सी क्या है -1। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है -1। तो माइनस बी यानी कि माइनस -4 हो गया 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 ए सी अभी निकाला था मैंने, कितना आया था 20 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 इज 2। बताइए जी रूट ऑफ 20 कितना होता है? 2√5। 2√5 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 इंटू 5 20। ठीक है जी, तो देखिए क्या क्या आएगा, क्या है ना, प्लस माइनस 2√5, 20 की जगह क्या, रूट ऑफ 20 की जगह क्या लिखा मैंने? 2√5 अपॉन 2। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। ठीक है ना, तो बताइए 2 और 2 कट के क्या बचा? 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5। देखो ये रहा 2 प्लस √5, 2 माइनस √5, प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है यहाँ पर। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे होता है ये वाला? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें हमेशा आपको लेट एक्स इज इक्वल टू समथिंग ये पूरा एज्यूम कर लो, पर आप देखो कि ये रिपीट कहाँ से हो रहा है। 4 प्लस 1 अपॉन, फिर ये दोबारा रिपीट हो रहा है 4 प्लस, तो इसको भी x माना है तो ये भी x के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स कर दो, आंसर सॉल्व कर लो। फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जनरली इन क्वेश्चन में, फिर वो आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m इज। क्या बोल रहे हैं? जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, मुझे जल्दी से बताओ अगर रूट्स इक्वल है तो d क्या होगा? 0। मैं पता है कि d 0 होता है तभी रूट्स इक्वल होते हैं, वरना कभी नहीं होते, वरना कभी नहीं होते। अगर मेरा d 0 है यानी कि मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। बात समझ आ गई? b की वैल्यू क्या है? 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय माइनस m क्यूब। c कितना है? माइनस m क्यूब। ठीक है, तो c की जगह क्या लिख दिया? माइनस m क्यूब। बताइए जी 64 माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और माइनस, ठीक है ना, प्लस 8m क्यूब। बात समझ आ गई? तो 8m क्यूब कितना हो जाएगा? -64। तो m क्यूब कितना हो जाएगा? -8। तो m कितना हो जाएगा? -2। -2 का क्यूब होता है -8, 2 का क्यूब तो 8 होता है। ठीक है ना, आंसर आ गया माइनस। आ गई बात समझ? इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टेस्ट हो जाता है कि आपको क्या पता है कि रूट्स इक्वल होते हैं तो d इज इक्वल टू 0 होता है। क्या आपको पता है कि d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac? ये दो चीज़ आपकी इसमें टेस्ट हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। बात समझ आ गई ना आप लोगों को? ठीक है जी, 38 क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्या आया था उसका? रियल एंड इक्वल। ठीक है ना, 39 क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्या आया था? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। हमने ये भी कर लिया था, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो क्या होती है? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, बी ऑप्शन। अगला देखो, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स। अच्छा एक बाद में करेंगे क्वेश्चन, 40 के बाद आता है 41, पहले 41 करते हैं ना। इफ a and b are roots of this equation, find the equation whose roots are a plus b square and a minus b whole square। करें क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझाता हूं मैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके जो दो रूट्स होते हैं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स हैं। वो जो 2 रूट्स हैं वो क्या है? a और b। पहले तो बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स क्या होंगे? रियल यानी कि सचमुच जो रूट्स आएंगे वो होंगे क्या? नंबर में, नंबर फॉर्म में। बताइए जी क्या होंगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व करके देखें। क्या करूं बताओ? 4 और 3, 4 और 3, 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया, -3 कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया।
तो x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3,4। यानी कि अगर a 3 है तो b कितना है, और ऐसा भी हो सकता था कि a 4 हो और b 3 हो, बट इससे कोई मैटर नहीं करता। आप किसी को भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है जी। अब देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 3 और 4 है, जो कि a एंड b है, अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट एक रूट हो a प्लस बी होल स्क्वायर और एक रूट हो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका एक रूट क्या हो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 49, और एक रूट क्या हो a माइनस बी होल स्क्वायर, बताओ क्या आएगा ये 1। चाहे आप ये वाला पैकेज लो, चाहे आप ये वाला पैकेज लो, a प्लस बी होल स्क्वायर 49 ही आएंगे दोनों केसेस में, और a माइनस बी होल स्क्वायर 1 ही आएगा दोनों केसेस में। चाहे आप a की वैल्यू 3 लो, b की वैल्यू 4 लो, चाहे आप a की वैल्यू 4 लो, b की वैल्यू 3 लो, दोनों ही केसेस में a प्लस बी होल स्क्वायर 49 आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर 1 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, 49 और 1 क्या है, जल्दी से सोच करके बताओ 49 और 1 क्या है। ये एक नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, एक नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो क्या आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, और हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बताइए जी, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे 49। अब आप मुझे बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। बताओ जी कौन सी है ये है ये। बात समझ आया आपको? इस क्वेश्चन में क्या करना था हम लोगों को, हमें एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स है a और b, जिसकी वैल्यू हमने निकाली 3 और 4। अब हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू पुट करो और दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लो। एक रूट आ गया 49, एक रूट आ गया 1। अब जो नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं, एक है 49 और एक है 1। अगर मुझे रूट्स गिवन हो तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। मुझे करना क्या होता है, मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना होता है, और फिर मुझे इन सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को कहाँ पुट करना होता है, इधर पुट करना होता है, इधर। तो मेरी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। याद आ गया? बताओ भाई, किस किस को बातें समझ आ रही हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए। अरे बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो। बातें समझ आ रही हैं, क्लियरिटी आ गई, डाउट्स हैं कोई? प्रभात का आंसर आ गया, बाकी बच्चे कहाँ हैं? कोई डाउट है तो पूछो मुझसे जल्दी। आर्यन, अनुज, आशीष, भावना, हर्ष, काजल, निशा, प्रभात, समीप, शौर्य, फटाफट भाई फटाफट। अगर डाउट्स हो तो पूछ लो मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर इसको लिखना है तो जल्दी से लिख लो, ठीक है ना, इसको लिखना है तो जल्दी से लिख लो। एंड 42 क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2-3-4 मिनट का। फोर्टी टू के आपको याद है वो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आ रहे थे? 42 के रूट्स ऑफ इक्वेशन आ रहे थे, क्या आ रहे थे, अभी हमने निकाले थे ना थोड़ी देर पहले।
2x इसी का तो निकाला था, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 का, अभी अभी निकाला था इसकी रूट ऑफ इक्वेशन। 2 प्लस माइनस करके कुछ आ रहा था, भूल गया मैं, छोड़ो अब निकाल लो, खुद ही निकाल लो। कितना, वो तो किसी और का है, वो किसी और का है, इसका भी कुछ आ रहा था। क्या हो गया भाई, कौन गाने सुना रहा है हमको? म्यूट कर लो, गाने सुनाओगे सबको तुम? हो गया आंसर है? फंस गए? फंसना नहीं है यार। चलो पूछते हैं पहले, सबसे पहले बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं ए और बी, ठीक है ना? अब इनकी वैल्यू क्या आ रही है? रूट्स आ क्या रहे हैं, एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है? दो। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो उसमें नहीं होगा, वो तो पहले ही पता है, अभी हमने ट्राई भी किया था क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। 4 प्लस √20/4 प्लस माइनस, ये आ रहा होगा ना? तो ये आ रहा था शायद, थोड़ी देर पहले भी ट्राई कर लेते जल्दी से। x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a, तो 16 प्लस 8, 24 आएगा ये, ठीक है ना? अपॉन 2a यानी का मतलब हो गया 4। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं, √24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√6, √24 को 2√6, क्योंकि 2√6 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24, तो 4 प्लस माइनस 2√6/4, 2 कॉमन लेते हैं, प्लस माइनस √6/4, 2 1 सा 2 2 सा, तो क्या बच गया? 2 प्लस √6/2 और 2 माइनस √6/2, ये आएंगे, ये आएगा। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया हमारा, ए और बी की वैल्यू आ गई। 2 प्लस √6/2 और 2 माइनस √6/2। बताइए जी, यहाँ तक सब सहमत है मुझसे? जितने भी बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्या सब बच्चे मुझसे सहमत हैं? यस सर। ओके, ओके, ठीक है।
अनुज, आपको अगर समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन में समझ आएगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, इसका तो कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत है। इसको समझ लो ठीक से तो समझो, पिछला भी समझ आ गया। ये हमारा इतना क्लियर हो गया, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करने थे? आंसर इज नो। करने होते तो हमारा आंसर आया था। हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की, यानी मुझे ए और बी की वैल्यू उसमें पुट करनी पड़ेंगी भाई। आ रही है बात समझ? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? इसको सॉल्व कैसे करें? तो अगर मैं बोलूं कि बी ए को एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी। अब दिक्कत क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सॉल्व करना भी एक इशू है। अब क्या करें? प्लस 3ab ए प्लस बी और माइनस 3ab ए प्लस बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये और ये तो कट जाएगा ना भाई, कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब और क्या कर सकते हैं? मुझे पता है ए प्लस बी होल क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होती है। और ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी तो ये लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी अपॉन ए बी। बताओ जी, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत? बट कैसे मेरा काम आसान हो रहा है? इससे क्या मेरा काम आसान हो रहा है? सोचो, कैसे मेरा काम आसान हो रहा है? ओके, तो काम करते हैं हम लोग, हम पहले इसमें डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ठीक है ना? तो ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं? 2 प्लस रूट 6 अपॉन 2 अपॉन बी को क्या लिखूंगा मैं? 2 माइनस रूट 6 अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं? 2 माइनस रूट 6 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन ए को क्या लिखूंगा? 2 प्लस रूट 6 अपॉन 2। अब इससे मेरा क्या काम आसान हो रहा है? बोलो बोलो। ओके, उससे क्या हो जाएगा? वेरी गुड, पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, अक्षत ने पकड़ लिया। हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना? ये करने से हम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, हम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। मैं चाह रहा था आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करो और समझो। इसको करने से हम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। अक्षत ने बिल्कुल सही एकदम मस्त चीज़ पकड़ ली जो मैं समझाना चाह रहा था और चाह रहा था कोई तो पकड़े। वो क्या है कि अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? सम ऑफ रूट्स। क्या होगा ये? 2 प्लस रूट 6 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस रूट 6 अपॉन 2। और अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ 2 तो ऊपर क्या बचेगा? 2 प्लस रूट 6 प्लस 2 माइनस रूट 6, यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 2। और ए बी को क्या लिखूंगा मैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या हो जाएगा ये? 2 प्लस रूट 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 6 अपॉन 2। बताओ जी, क्या लिखूँ अब इसको? ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया? 4। क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 अपॉन 4 यानी कि माइनस 1 बाय 2। आई बात समझ? आई बात समझ? अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मुझे अब सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे भी ए प्लस बी लिखा है वहाँ 2 लिखना है, जहाँ पे ए बी लिखा है वहाँ पे माइनस 1 बाय 2 लिखना है। ठीक है ना? समझ आ गई बात? ठीक है ना? लो जी, आ जाओ। ए प्लस बी की जगह क्या लिखूं मैं? 2 माइनस 3 ए बी की जगह क्या लिखूं मैं?
-1/2 और a प्लस बी की जगह क्या लिखूं 2 और -1/2। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 2 और 2 कट गया +3 अपॉन -1/2। ये कितना हो गया 8 + 3 11 और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा -22। हाँ बोलो। हम्म हम्म तब भी आ जाता, वैसे भी कर सकते हो। हाँ बट इतनी आपको अभी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ को एनालाइज करने की, तो अभी आपने करने के बाद सोचा, ठीक है ना, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूँ जब आप ये लिख लेते हैं कि जब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट डायरेक्टली निकालना होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इधर बता रहा था मैं आपको वो चीज़ कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होगा -b/a यानी कि 24 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा c/a यानी 135/1 इन दोनों को ऐड करोगे 24 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 135 आएगा, ठीक है ना। अब अगर मुझे पता है कि मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही चाहिए, ठीक है ना, तो मैं क्यों ये वैल्यूज निकालूं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडटर्म या फिर एक्स की वैल्यूज क्यों निकालूं, मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई सम ऑफ रूट कैसे आ जाएगा, सम ऑफ रूट कैसे आ जाएगा जल्दी से बताइए, -b/a -b यानी कि -4/2 कितना हो गया 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा c/a यानी -1/2 और ये चीज डायरेक्टली मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। और अब सिर्फ मुझे a + b और ए बी की वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर और मेरा आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ, ठीक है ना। तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए इस लेवल का सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से ये चीज़ बताता तो आपको हो सकता है वो चीज़ एकदम स्ट्राइक नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि खुद से आप ये चीज़ पकड़ो, ना पकड़ पाते तो मैं एंड में बताऊंगा ही बताऊंगा, फिर तो मेरा काम बनता है कि नहीं कैच कर पाए उस चीज़ को तो मैं बताऊँ। ओके बताओ भाई, सबको समझ आ गई बातें, फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। अगर कोई इशू है तो पूछो मुझसे, मैं दोबारा बताऊंगा। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बताओ, आगे बढ़े। फटाफट मैं वेट कर रहा हूँ सबके आंसर्स का। बोलो भाई बोलो। इजी है चैप्टर, थोड़ा देखो ये फाउंडेशन कर रहे हो, थोड़े बहुत तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ऐसा नहीं कि एकदम ही बटर स्मूथ होगा, बट हाँ चीज़ें समझ आनी चाहिए, वो मेन मैटर करता है। ये वाला तो आप इजीली कर लोगे 43rd क्वेश्चन, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। मुझे आंसर इसका पता नहीं है, करके देखेंगे। 43rd। देखो भाई, इफ a comma b be the roots of the equation 2x square minus 4x minus 3 is equal to 0, find the value of a square plus b square। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए जी। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
और इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ गई? ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी माइनस 2ab। अब मुझे क्या पता है, अगर मुझे a प्लस बी और ab की वैल्यू पता है तो उसमें पुट करो और आंसर निकाल लो। a प्लस बी और ab बताओ जी, a प्लस बी क्या होगा? सम ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स, और ab क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? माइनस बी बाय ए, यानी कितना आ जाएगा? 2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? 3 अपॉन ए, यानी माइनस 3/2। तो मुझे जहां पर भी a प्लस बी की जरूरत है मैं सम ऑफ रूट लिखूंगा, जहां पे भी ए बी की जरूरत है मैं माइनस 3/2 लिखूंगा। तो पहले तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मतलब हो गया माइनस 3/2, माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है ना? अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपको अंदर की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। ठीक है जी, बात समझ आ गई सबको? बताओ भाई। अरे देखो कुछ बच्चे मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, जैसे सौम्या रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या हो गया भाई सौम्या? समीप खन्ना जी, आपकी शायद फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। निशा कर रही है, काजल कर रही है। कल मैं आकृति हूँ। अच्छा तुम आकृति हो, ओके। आकृति भी रिप्लाई नहीं कर रही, बताओ जरा ऐसे कहाँ से काम चलेगा? और अनुज तो रिप्लाई कर रहा है, आशीष कम रिप्लाई कर रहा है। भावना करो भाई, रिप्लाई करो, कैसे काम चलेगा? चलिए, if p and q are roots of the equation this, then the value of p cube plus q cube is, ये कर लोगे इजी? अब तो वही सेम टेक्निक, बिल्कुल सेम। p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और माइनस 3ab a प्लस बी। लेकिन अगर आपको एल्जेब्रिक फार्मूलाज नहीं पता, बाय चांस नहीं पता, तो मेरी इसी बुक के अंदर, जो बुक आप सबके पास है, इसी बुक के अंदर एकदम एंड में आ जाओ। ये आपको कुछ चार्ट्स देखेंगे और फिर चार्ट्स के जस्ट पहले आपको एक पेज दिखेगा जिस पे लिखा होगा एल्जेब्रिक फार्मूलाज। आप यहाँ से इन फार्मूलाज को कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और अगर आप 3ab a प्लस बी का ब्रैकेट खोल दोगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है ना? ब्रैकेट खोल दे तो ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूलेस लिखे हैं सारे यहाँ पे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अब आपको खुद करना है, मैंने आपको हिंट बता ही दिया है। ये p प्लस क्यू होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी हो जाएगा। अरे यार क्या कर दिया मैंने ये, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3p क्यू p प्लस क्यू माइनस 3p क्यू p प्लस क्यू। ठीक है ना? तो p प्लस क्यू होल क्यूब हो जाएगा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3p क्यू p प्लस क्यू माइनस 3p क्यू p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू और p क्यू ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है, और p और q क्या है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स, और p क्यू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा बताइए? -2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा? 1। आपको बस ये वैल्यूज पुट करने 2 -2 और 1 और आपका आंसर आ जाएगा। अगली बात समझ? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो 45। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 3। पहले तो बोल रहा है कि p और q की वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो दूसरा क्या कह रहा है? p टू द पावर 2 माइनस 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड q टू द पावर 2 माइनस 5q प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? 5q माइनस 3 और 5p माइनस 3 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेगा और कुछ भी नहीं किया। देखा जाए तो बिल्कुल सेम है,
जो वैल्यूज p की आएंगी वही वैल्यूज q की आएंगी, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो दो वैल्यूज p की आएंगी वही दो वैल्यूज q की भी आएंगी। बात समझ आ रही है आप लोगों को? बताओ जी क्या आएंगी वो वैल्यूज, निकाले। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 5 विच इज 5, बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। तो 25 माइनस 12 कितना आ गया, 13। ठीक है जी, अपॉन 2a यानी कि अपॉन 2। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। और q की वैल्यूज भी क्या आ जाएंगी, 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। अब हमें क्या पता है कि p और q अनइक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर p 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 है तो q क्या होगा, 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। बात समझ आई आपको ये वाली, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, p इज नॉट इक्वल टू q। तो अगर p ये है तो q ये है, और अगर p माइनस साइन के साथ है तो q जो है वो प्लस साइन के साथ। अगेन आप ये वाला कॉम्बिनेशन लो या ये वाला कॉम्बिनेशन लो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है जी, हम ऊपर वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या निकालना है, फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट्स p अपॉन q एंड q अपॉन p। मुझे एक बात बताइए, एक इक्वेशन है जिसकी रूट्स p अपॉन q एक है और दूसरी है q अपॉन p। मुझे बताइए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, पहला रूट प्लस दूसरा रूट का सम, यही होता है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फिर प्लस 2pq माइनस 2pq अपॉन pq। क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन pq। बात समझ आ गई आप लोगों को? ये क्या आ गया आपका, सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ये तो आ गया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय q अपॉन p। कितना आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो सम ऑफ रूट हमें बेसिकली निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमारा निकल चुका है। बताइए जी क्या करें अब, बताइए जी क्या करें अब, फटाफट बता दो। क्या करें, p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही, क्या करें? एक काम करें, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, करें क्या? बताओ जी p की वैल्यू क्या है, 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2। q की वैल्यू क्या है, 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। और पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। बात समझ आ गई आप लोगों को? सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेंदी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, बात समझ आ गई? और बताइए ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने क्या किया, एलसीएम यहाँ पे क्या था 4 और यहाँ पे भी क्या था 4, वो पहले लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, है ना। मैंने पहले एलसीएम लेकर के इसको इस तरीके से लिख दिया। अपॉन ये बताइए क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4, ये 4 और ये 4 तो गए, ठीक है जी। ये और ये भी गया, क्या बच गया, 25 प्लस 25 कितना होता है 50, 13 प्लस 13 कितना होता है 26, 50 और 26 कितना होता है 76 अपॉन 25 माइनस 13 कितना होता है
12 कितना जाएगा ये 38/6 19/3। क्लियर हो गई बात। अब हमारा आंसर आ गया। देखो भाई हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स P/Q और Q/P हो। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 5। तो इक्वेशन क्या होगी x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। को एलसीएम लेंगे 3x² माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएगा। 3x² माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू ये ऑप्शन है ना, ये क्या कह रहे हो, अरे लो बिल्कुल करो भाई। यहाँ से शुरू है क्वेश्चन, या आपको ये सब नोट डाउन करना है क्या? ये इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं, ये कोई यूज हुआ नहीं यहाँ पर, इसका कोई यूज नहीं। हो गया, नीचे का ये वाला पार्ट और है थोड़ा सा। देखो ये क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, बट एग्जाम में उम्मीद मत करना कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत लंबा है 1 नंबर के लिए। प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, आइडिया ले सकते हो कि हाँ भाई इक्वेशन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को घुमा फिरा सकते हैं।
एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है आप लोगों की, बट एग्जाम पर्पज से ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। लिख लिया, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बहुत इजी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट ही है वैसे तो, कर लेते हैं जल्दी से। हमारा लीनियर इक्वेशन अभी बचा है, हमने मुश्किल पार्ट पहले कर लिया, अब आसान पार्ट बचा है, कर लेंगे। इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, दो नंबर है, उन दोनों नंबर को स्क्वायर करो, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 45 है। लेट द नंबर भी एक्स एंड वाई, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है कितना है 45। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। लेट से इसमें स्मॉलर नंबर y है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये बोल रहा है इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। देन द नंबर्स आर, तो बताओ नंबर्स क्या होंगे, बताओ जी नंबर्स क्या होंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, इसकी जगह मैं बताऊँ क्या करो, ऑप्शन से कर लो, देखो कितनी जल्दी होगा। अगर पहला ऑप्शन है 9 और 6, 9 और 6, तो बताओ जरा, अगर एक नंबर 9 है और एक नंबर 6 है, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या 45 होता है? 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 81 माइनस 36 होता है भाई। क्या छोटे नंबर का स्क्वायर 4 टाइम्स द लार्जर नंबर होता है? होता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बट ए ऑप्शन में 9 कॉमा माइनस 6 भी है, तो एक बार इसके साथ भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें लार्जर नंबर क्या है 9 और स्मॉलर नंबर क्या है -6, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, क्या ये 45 है? बिल्कुल है। फिर छोटे नंबर का स्क्वायर इस 4 टाइम्स लार्जर नंबर, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हमें बी, सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। स्टिल अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं कोई एक ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करा के दिखा देता हूँ कि नहीं होगा, और वो है 6 और 7 वाला। कोई भी करके देख लो आप लोग अपनी मर्जी से भी। एक 6 है और एक 7 है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होना चाहिए 45। 42 माइनस 36 कितना होता है 6, क्या 6 45 के बराबर है? नहीं है, ऐसे ही कट आउट हो गया। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स लार्जर नंबर, तो ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 28, ये भी इक्वल नहीं है, गलत। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन हमें मिल चुका है, बिल्कुल ठीक है। वरना जो मैंने इक्वेशंस बनाई थी ना, तो उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इन दोनों को सॉल्व करके भी आपका आंसर आ सकता है, बट टाइम कौन इतना वेस्ट करे अपना। अब अगला क्वेश्चन 47 है, 46 के बाद 47। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। समझ आ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, फाइंड द नंबर। बताओ जी, 36 माइनस 6 कितना होता है 30, 12 तो नहीं होता। 25 माइनस 5 कितना होता है 30, 16 माइनस 4 कितना होता है 12। लो जी, आंसर मिल गया। डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, खत्म। अगर आप इसको सॉल्व करना है तो कर भी सकते थे। इसको सॉल्व करके आप क्या ले सकते थे, लेट द नंबर बी एक्स स्क्वायर, तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा x, और इनका डिफरेंस किसके बराबर है 12 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, बात समझ आ गई ना आप लोगों को। अगला देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 45, दो नंबर है, उनका सम कितना है 45।
एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। बताओ जी मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है हम लोगों ने। अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में है तो बी को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बात समझ आ गई? याद आ गया? तो क्या बोल रहे हैं कि इनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है? 18 है, यानी कि 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है ना? द नंबर्स आर, तो बताओ नंबर क्या होंगे? अब आपको क्या करना है? अगेन ऑप्शन से हमें पता है कि इन दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए? 45। इसका 45 है, इसका 45 है, इसका भी 45 है, इसका भी 45 है। तो ये वाली कंडीशन तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। मीन प्रोपोर्शन वाली देखो, 18 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बताओ। 325। अब मुझे बताओ कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 324 है? ये कितना होता है? 450। 32 इंटू 13 कितना होता है? 416। 36 इंटू 9 कितना होता है? 324। और 25 इंटू 20 होगा 500। तो 324 सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है। लो जी टिक कर दो। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, हाँ जी, ठीक है, इजी, ठीक है ना? मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 18। तो हमें मीन प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई होता है, और बी क्या है? मीन प्रोपोर्शन। तो हमने 18 लिख दिया क्योंकि 18 मीन प्रोपोर्शन है, तो 18 स्क्वायर किसके बराबर होगा? बाकी दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और हमने देख लिया कि ये चीज़ सिर्फ ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? देयर आर टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब समझ आता है? जैसे 4 5, 5 6, 6 7 लगातार, ठीक है ना? सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240। द नंबर्स आर 15 16 17 18 14 13 14 12 13। चारों ही ऑप्शन रेसिप्रोकल नंबर्स है, वो है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, बट इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है? 1/240। मुझे एक बात बताइए, 15 और 16 में कौन सा बड़ा है? 16। मुझे बताइए 1/15 और 1/16 में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो आपको बड़ा माइनस छोटा करना है, ठीक है ना? तो 1/15 माइनस 1/16 क्या 1/240 है? अगर हाँ तो ये ऑप्शन ठीक है, और अगर ना तो बी। देखो करके देखो कैसा हो रहा है। तो जी बिल्कुल हो रहा है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें बच्चों का आंसर पता है क्यों नहीं आता? बच्चे क्या सोचते हैं कि 16 बड़ा है 15 छोटा है, तो 1/16 माइनस 1/15 1/240 प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब छोटे में बड़ा माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव थोड़ी ना आएगा। बात समझ आ गई ना? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जब 15 16 था तो 16 बड़ा था, बट 1/15 1/16 में 1/15 बड़ा हो गया। अब बड़ा माइनस छोटा करोगे तो आपका पॉजिटिव डिफरेंस आएगा 1/240। सुपर इजी। अगला देखो, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3। एक दो पॉजिटिव इंटीजर है, इनका डिफरेंस कितना है? 3। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। द इंटीजर्स आर, तो पहले तो देखो इनका डिफरेंस 3 का है, 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 तो ये वाली चीज़ तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। 49 और 16 कितना होता है? 89 तो नहीं होता, ठीक है ना? 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, ये 89 होता है, यानी ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ आ गया? तो आप अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप अच्छा तरीका क्या रहता है कि आप ऑप्शन से कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑप्शन से भी। बताओ जी हाइपोटेन्यूज क्या होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, इज 20 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 4 सेंटीमीटर। अगर ये x है तो ये कितनी है? x - 4। उनका डिफरेंस जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर का। तो अगर एक
10 है तो एक 6 है, ठीक है ना। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, x माइनस 4 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर कितना हो गया, x का स्क्वायर। आपको ये सॉल्व करना, आंसर निकालना है। बट हम लोग कैसे करेंगे इसको, ऑप्शन से। क्या इसमें 4 का डिफरेंस है, हाँ जी, इसमें हाँ जी, इसमें हाँ जी। अब आप मुझे बताइए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी 400 होना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों के स्क्वायर को ऐड करके 400 आता है, ठीक। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256 और इन दोनों का टोटल होता है 400। तो जी बी ऑप्शन हमें मिल गया, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा लॉजिक और थोड़ा मेहनत दोनों करनी पड़ेगी। यहाँ तक मेहनत कर लो, यहाँ तक कि भाई थोड़ी मेहनत करके 8 तक बना लो, उसके बाद लॉजिक लगा लो ऑप्शन देख करके। चलिए जी, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया कितना है 2000 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर। पेरीमीटर मतलब पता है क्या होता है, अगर इसकी 4 साइड्स है तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस डी प्लस ए, ये होता है पेरीमीटर, यानी इन चारों साइड्स का टोटल। ये कितना है 180, ठीक है जी, कितना है 180। चलिए जी, द लेंथ एंड द ब्रेथ आर, बहुत इजी है, आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एल इंटू बी कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2000 है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2000 है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2000 है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। पेरीमीटर, क्या 50 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 40 180 होता है, होता है। क्या फिर 40 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 50 180 होता है, होता है। तो जी हो गया, तो हमारे बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। क्या अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डी ऑप्शन होगा, आइदर बी और सी, तो आपको उसको टिक करके आना है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो होगा आइदर आइदर बी और, तो आपको इसको टिक करके आना है। मेरी बुक में तो हर टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन ठीक है, ऐसे भी जिसमें 3 ऑप्शन ठीक है, और ऐसे भी जिसमें 4 ऑप्शन ठीक। तो आपको सोचना पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए होते हैं वो क्वेश्चन। देख रहे हो कितना इजी है, चैप्टर इक्वेशंस, 53rd क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, वेरी इजी क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल कितना है 5 और वन ऑफ द साइड कितनी है 4, तो बोल रही है बताओ इसका एरिया कितना होगा 12। हमें पता है अगर ये 5 या 4 है तो 3 ही होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस, अगर इसको x मानोगे इनिशियली तो x का स्क्वायर, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बताइए जी 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये मुझे ऐसे देखकर ही पता चल जाता है, अब तो प्रैक्टिस आप लोगों को भी इतनी होगी। और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 12, है ना। तो इसमें थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी आ गई भाई, क्या है जो आपको पता होनी चाहिए हल्की फुल्की। लो जी, चैप्टर फिनिश। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आपको लीनियर इक्वेशन जो कि इजी पार्ट है इसके सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मैंने करा दिए, ठीक है ना, 33 तक, 33 एंड ऑनवर्ड्स तो मैंने करा दिए, आपको 32 तक सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आने हैं सारे, ठीक है जी। जो नहीं होंगे वो क्लास में करेंगे और जो हो जाएंगे तो अच्छी बात है भाई, जितने हो रहे हैं उतनी अच्छी बात है। इसमें मुझे पता है कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, जैसे कि 13th हो गया, 14th हो गया, है ना, 32 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया, इन क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है।
बाकी तो आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे, ट्राई करो। ओके, चलो भाई।